प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्रिक्स सम्मेलन में चीन पर परोक्ष हमला करते हुए आतंकवाद और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर ड्रैगन की नीतियों पर घेरा है। डोभाल ने कहा कि ब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी प्रतिबंध व्यवस्था के तहत आतंकवादियों उनके लिए छद्म रूप से काम करने वालों को सूचीबद्ध करने के लिए मिलकर काम कर सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया राजनीति एवं दोहरे मानदंडों से मुक्त होनी चाहिए। डोभाल ने यह मंगलवार को ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान ये टिप्पणियां की। इस बैठक में चीन का प्रतिनिधित्व वांग यी ने कहा। वांग यी को उनके पूर्ववर्ती क्वीन गांग को बर्खास्त किए जाने के बाद फिर से देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के मित्र देश चीन ने लश्कर तैयबा पाकिस्तान के से काम कर रहे अन्य आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के कदमों को बार बार अवरुद्ध किया है। डोभाल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था के तहत आतंकवादियों उनके लिए छद्म रूप से काम करने वालों को सूचीबद्ध करना ऐसा क्षेत्र है जिसमें ब्रिक्स देश मिलकर काम कर सकते हैं। भारतीय एनएसए ने किसी देश का नाम लिए बगैर कहा, यह महत्वपूर्ण है कि यूएनएससी प्रतिबंध समिति की निर्णय लेने की प्रक्रिया राजनीति एवं दोहरे मानकों से मुक्त हो। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य हैं। डोभाल ने ब्रिक्स देशों के एनएसए की 13वीं बैठक में कहा कि आतंकवाद रहित राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में आतंकवादी संगठन किसी कार्रवाई के डर के बिना काम कर रहे हैं। डोभाल ने कहा कि ब्रिक्स एनएसए की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब वैश्विक सुरक्षा की स्थिति अनिश्चित है, तनाव बढ़ रहा है और साइबर, समुद्री और अंतरिक्ष संबंधी वैश्विक साझा मामलों पर विवाद है। डोभाल ने कहा कि खाद्य, पानी और ऊर्जा सुरक्षा की गैर परंपरागत चुनौतियां बढ़ गई हैं और दक्षिण अफ्रीका द्वारा इन मामलों को ब्रिक्स एनएसए की बैठक में शामिल करना सुरक्षा के व्यापक आयाम की स्पष्ट समझ को दर्शाता है। उन्होंने G20 की भारत की मौजूदा अध्यक्षता के लिए सहयोग देने पर दक्षिण अफ्रीका की सराहना की और अगले साल दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के दौरान भारत के सहयोग का आश्वासन दिया। डोभाल ने साझा लक्ष्यों को पूरा करने और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए क्षेत्रीय तंत्र के उपयोग पर जोर दिया। डोभाल ने जल का हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाने के उदाहरणों का उल्लेख किया और सीमा पर साझा जल संसाधनों के संबंध में पूर्ण पारदर्शिता बरतने एवं निर्बाध तरीके से जानकारी साझा करने की व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पानी के राजनीतिकरण का विरोध करने की जरूरत है। सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत का पाकिस्तान के साथ विवाद है। भारत ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की बांध निर्माण गतिविधियों पर भी चिंता व्यक्त की है। डोभाल ने उल्लेख किया कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न दिवस घोषित किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने वैश्विक महामारी के दौरान दुनिया की खाद्य आपूर्ति प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाई, कई देशों की मदद की। उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति के साथ उर्वरकों की निर्बाध उपलब्धता भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और आज उर्वरकों की कमी कल का खाद्य संकट बन सकती है। आइए हम चीन की ही बातें कर लें। चीन की सेना का महाशक्तिशाली जासूसी जहाज युआन वांग 6 एक बार फिर से हिंद महासागर में प्रवेश कर रहा है। किलर मिसाइल से लेकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट तक की निगरानी करने वाला यह चीनी जहाज इंडोनेशिया के सुंडा स्ट्रेट के रास्ते हिंद महासागर में प्रवेश कर रहा है। इस जहाज का वजन 22,000 टन है और इसे चीन की सेना पीएलए नेवी संचालित करती है। यह जहाज अपने शक्तिशाली रडार की मदद से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल के रास्ते और सैटेलाइट लॉन्च को आसानी से ट्रैक कर सकता है। इस जहाज के बारे फिर से हिंद महासागर में घुसने से भारत की टेंशन बढ़ गई है, वह भी तब जब अगले एक महीने के अंदर तक भारत चंद्रयान 3 को लैंड कराने की तैयारी कर रहा है। चीन की जासूसी जहाज के घुसने पर भारत की नौसेना भी एक्शन में आ गई है। हिंद महासागर में भारत के हित काफ़ी अहम है और यही वजह है कि भारत लगातार इस जहाज की निगरानी कर रहा है। दक्षिणी चीन सागर के बाद चीन लगातार हिंद महासागर पर अपनी नज़रें गड़ाए हुआ है। यही वजह है कि वह अफ्रीका में अपने जिबूती स्थित नेवल बेस को मजबूत कर रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को नेवल बेस में बदलने की तैयारी है। यही वजह है कि भारत लगातार अपनी नेवल पावर को बढ़ा रहा है ताकि चीनी ड्रैगन पर लगाम बनाए रखी जाए। भारत ने भी हाल ही में अमेरिका से सी गार्डियन ड्रोन खरीदा है और P-8I विमान लगातार हिंद महासागर की गश्त करते रहते हैं। ये जहाज चीनी पनडुब्बियों का शिकार करने की क्षमता से लैस है। युआन वांग श्रेणी के कई ट्रैकिंग शिप हैं जो चीन के स्पेस प्रोग्राम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें अत्याधुनिक ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से ये जहाज सैटेलाइट लॉन्च, मिसाइल टेस्ट और अंतरिक्ष में भेजे जाने में मिशन के समय में महत्वपूर्ण सहायता मुहैया कराते हैं। चीन के इस जहाज के अचानक से हिंद महासागर में आने से उसकी मंशा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले इसी तरह का चीनी जासूसी जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचा था।
इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। भारत से अमेरिका के विरोध के बाद भी श्रीलंका की सरकार ने चीनी जहाज़ को अपने बंदरगाह पर आने दिया था। चीन अक्सर अपने युद्धपोतों को हिंद महासागर में भेजता रहता है और भारत को उन पर नज़र रखनी पड़ती है। इससे पहले भारत ने अपने बेहद अहम चंद्रयान को 14 जुलाई को लॉन्च किया था। चंद्रयान अब 23 या 24 अगस्त को चांद की सतह पर उतरने जा रहा है। चंद्रयान जिस जगह पर उतरने जा रहा है उसी पर चीन की भी नज़रें टिकी हुई हैं। ये अब हम पाकिस्तान के बारे में बात कर लें। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान अब भूख से भी बिलबिला रहा है। यही कारण है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022 ने पाकिस्तान को 121 देशों की सूची में 99वें स्थान पर रखा है। इस रिपोर्ट के पाकिस्तान चैप्टर को मंगलवार को इस्लामाबाद में लॉन्च किया गया। इसमें बताया गया कि पाकिस्तान का स्कोर 2006 में 38.1 से गिरकर 2022 में 26.1 हो गया है। इसे भूख का सबसे गंभीर स्तर माना जाता है। शून्य अंक दर्शाता है कि किसी देश में भूख की कोई समस्या नहीं है। पाकिस्तान में बाढ़ और आर्थिक तंगी के कारण लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना मुश्किल बना हुआ है। अनाज समेत खाने पीने की हर चीज़ों के भाव आसमान पर हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने कहा है कि सशस्त्र संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और कोरोना वायरस महामारी ने हालात को काफ़ी बिगाड़ दिया है। इस कारण 828 मिलियन लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। जैसा कि हालत है, 46 देश 2030 तक भूख का निम्न स्तर हासिल नहीं कर पाएंगे। भूख को पूरी तरह से ख़त्म कर पाना तो दूर की बात है, अफ्रीका में सहारा के दक्षिण और दक्षिण एशिया एक बार फिर भूख की उच्चतम दर वाले क्षेत्रों में शामिल है। दक्षिण एशिया सबसे ज़्यादा भूख स्तर वाला है। यहाँ बच्चों की बौनेपन की दर सबसे ज़्यादा है और अब तक किसी भी विश्व क्षेत्र की तुलना में बच्चों के कमज़ोर होने की दर सबसे ज़्यादा है। नवीनतम ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान 2022 GHI स्कोर की गणना के लिए पर्याप्त डेटा के साथ 121 देशों में से 99वें स्थान पर है। 26.1 स्कोर के साथ पाकिस्तान में भूख का स्तर गंभीर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स सालाना प्रकाशित होने वाली एक रिपोर्ट है। इसे वेल्थुरंग हिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड संयुक्त रूप से प्रकाशित करता है। प्रकाशकों का दावा है कि यह भूख के खिलाफ संघर्ष के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ाता है। वेल्थुरंग हिल्फे की कंट्री डायरेक्टर आयशा जमशीद ने कहा कि उनके संगठन ने खाद्य असुरक्षित समुदायों की सहायता करने और नागरिक समाज, सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से लचीलापन बनाने के लिए काम किया है। पाकिस्तान में खाद्यान्न संकट काफ़ी गंभीर है। 2022 में आई भीषण बाढ़ ने पाकिस्तान में फसलों को तबाह कर दिया था। हालत इतने ख़राब थे कि पाकिस्तान को खाद्यान्न आयात करना पड़ा। रमज़ान के पाक महीने में भी पाकिस्तान की आवाम को किलो भर आटे की पैकेट के लिए लंबी लंबी लाइनों में धक्का मुक्की करनी पड़ी। सरकारी खाद्यान्न के वितरण के दौरान मची भगदड़ में कई पाकिस्तानी नागरिकों की मौत भी हुई थी। वहीं बढ़ती महंगाई ने पहले से ही मुफलिसी में जी रही पाकिस्तानी अवाम पर अलग बोझ डाल रखा है। आइए हम कुरान के बारे में बात कर लें। कुरान के निराधार का मामला थम नहीं रहा है। डेनमार्क में मंगलवार को कोपेनहेगन में इस्लाम विरोधी प्रदर्शनकारियों के एक छोटे समूह ने मिस्र और तुर्की के दूतावासों के सामने कुरान की प्रति जलाई। इससे पहले डेनमार्क और स्वीडन में हाल के सप्ताह में इसी तरह की घटनाओं से मुस्लिम देशों में नाराजगी जाहिर की थी। डेनमार्क और स्वीडन ने मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ कुरान जलाए जाने की घटना पर चिंता जताई है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के तहत मिले अधिकारों के चलते सुरक्षा न कर पाने की बात भी कही। कुरान जलाए जाने के विरोध में पिछले हफ्ते इराक में प्रदर्शनकारियों ने बगदाद स्थित स्वीडिश दूतावास में तोड़फोड़ व आगजनी की थी। मंगलवार को कोपेनहेगन में डेनिश देशभक्त कहे जाने वाले प्रदर्शनकारियों ने कुरान जलाई। इस तरह की 2 घटनाएं स्वीडन में पिछले महीने हुई थी। इसके बाद मुस्लिम देशों ने कड़ी नाराजगी जताई थी। इराक में हिंसात्मक प्रदर्शन के बाद ईरान और लेबनान में भी प्रदर्शन हुए थे। वहीं इराक के विदेश मंत्री ने सोमवार को कहा कि तथाकथित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ जलाने की घटनाओं पर यूरोपीय देशों को विचार करना चाहिए। आइए हम थोड़ा सा मौसम के बारे में बात कर लें। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर ग्रह इसी तरह गर्म होता रहा तो समुद्री धाराओं की एक महत्वपूर्ण प्रणाली कुछ दशकों में ध्वस्त हो सकती है। यह दुनिया के मौसम के लिए विनाशकारी होगा और पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति इससे प्रभावित होगा। नेचर जर्नल में मंगलवार को प्रकाशित एक नए अध्ययन में पाया गया है कि अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग करंट AMOC, जिसका गल्फ स्ट्रीम एक हिस्सा है, सदी के मध्य में या जल्द से जल्द 2025 की शुरुआत में ढह सकता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अध्ययन से न जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। इसके ध्वस्त होने का सटीक बिंदु अनिश्चित है। उनका कहना है कि धाराओं के माप ने अब तक बहुत कम परिवर्तन दिखाया है, लेकिन नया सोच चिंताजनक है। निर्णायक मोड़ जल्द ही आ सकता है। एमोक को धाराओं के एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह समझा जा सकता है। यह उष्ण कटिबद्ध से गर्म पानी को उत्तरी अटलांटिक की ओर ले जाता है। यहाँ पानी ठंडा होता है और खारा हो जाता है। दक्षिण की ओर फैलने से पहले समुद्र में गहराई तक डूब जाता है। यह जलवायु प्रणाली और दुनिया के मौसम पैटर्न को नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पतन होने से बहुत बड़े प्रभाव होंगे।
समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी होगी जो यूरोप, अमेरिका समेत दुनिया के तटीय इलाकों को प्रभावित करेगा। यहाँ सर्दियों का मौसम भी भयानक होगा। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मानसून स्थानांतरित हो जाएगा, बारिश का पैटर्न भी बिगड़ेगा। जलवायु संकट के तेज होने के कारण वैज्ञानिक वर्षों से इसकी अस्थिरता को चेतावनी देते रहे हैं। इन धाराओं की ताकत तापमान और खारेपन पर निर्भर करती है, लेकिन संतुलन बिगड़ने से इन्हें खतरा होगा। जैसे जैसे महासागर गर्म होते हैं, बर्फ़ पिघलती है, वैसे वैसे साफ पानी समुद्र में मिलता है। इससे पानी का घनत्व तो कम हो जाता है, जिससे वह डूबने में कम सक्षम हो जाता है। जब पानी बहुत ताज़ा, बहुत गर्म या दोनों हो जाता है तो कन्वेयर बेल्ट के में बंद हो जाता है। ऐसा पहले भी हुआ है। 12,000 साल से भी पहले तेज़ी से ग्लेशियर पिघले थे, तब एमॉक बंद हो गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि एक दशक के भीतर ही उत्तरी गोलार्ध के तापमान में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का भारी उतार चढ़ाव देखा गया है। वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष पीटर डी मैनोकोल का कहना है कि एमॉक का बंद होने ग्रह पर मौजूद हर व्यक्ति को प्रभावित करेगा, चाहे वो अमेरिका, चीन, भारत या रूस में क्यों न हो। यूएन की रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई कि एमॉक इस सदी में कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन साल 2100 से पहले इसके पूर्ण रूप से ढहने की संभावना नहीं है, लेकिन नई स्टडी डराने वाली है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।